नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर 22-23 अप्रैल को सऊदी अरब के 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। और देखिए, आपको बताते चले कि सऊदी अरब के लिए पीएम रवाना हो चुके हैं और इसके साथ ही 2 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए विमान में चढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा के लिए रवाना होते हुए प्रधानमंत्री की ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वे क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तीसरी सऊदी अरब की यात्रा है। पीएम मोदी की सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ द्विपक्षीय मुलाकात होनी है और वहां पर दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में समझौते भी होने की उम्मीद जताई जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण ये यात्रा रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की 2 दिन की सरकारी यात्रा पर रवाना हो रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर, हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए और सऊदी अरब की यात्रा के लिए रवाना होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है ये यात्रा, 2 दिवसीय यात्रा है और बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। द्विपक्षीय मुलाकात होगी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ और कई क्षेत्रों में बेहद महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, कारोबार की दृष्टि से, निवेश, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर दोनों नेताओं की विस्तार से बात भी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जद्दा में एक फैक्ट्री का भी दौरा करेंगे इस दौरान और वहां पर भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये यात्रा रहने वाली है जहां पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात होगी। दोनों नेताओं के बीच क्राउन प्रिंस के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बातचीत होगी और इस बातचीत में कई बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे, उनका आदान प्रदान होगा। अगर संबंधों की बात की जाए तो बेहद अच्छे संबंध हैं भारत और सऊदी अरब के बीच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच बेहद शानदार और गर्मजोशी भरे संबंध हैं और ये इन संबंधों को और ज्यादा प्रगाढ़ करने और एक नए स्तर पर ले जाने की दृष्टि से भी ये जो यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो बेहद खास रहने वाली है। तो देखिए, सऊदी अरब के लिए पीएम नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं और ये तस्वीरें भी आपको बता रहे हैं जहां पर 2 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रहने वाले हैं और क्राउन प्रिंस के न्योता देने के बाद सऊदी अरब के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रवाना हो चुके हैं और ये यात्रा जो है एक द्विपक्षीय बैठक होगी और साथ ही साथ इस यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच के जो रिश्ते हैं वो भी काफी अहम होंगे, अच्छे होंगे, जिसको लेकर अब इस यात्रा के लिए देखिए प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं और 2 दिवसीय इस यात्रा पर पीएम नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में श्री गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा 5.0 के कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शिरकत किया और इस मौके पर उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनवाते हैं। यात्रा की परिकल्पना और उसको सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए मैं एनएमओ के गोरक्ष प्रांत और अवध प्रांत के पदाधिकारियों के साथ ही गुरु गोरखनाथ सेवान्यास से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का हृदय से धन्यवाद करते हुए आज के इस समारोह में कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए
प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पधारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकारवा आदरणीय दत्ता जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, भारत के अंदर यात्राओं की एक लंबी श्रृंखला रही है और ये यात्रा भारत की ऋषि परंपरा ने भारत को जोड़ने के लिए इसका बेहतर उपयोग किया था। किसी भी कालखंड में आप देखेंगे, याद करिए, केरल में जन्मे आदि शंकराचार्य ने देश को जोड़ने के लिए शंकर दिग्विजय यात्रा की थी। देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में ये धार्मिक यात्राएं निकल करके लोगों की सुप्त चेतना को जागरूक करने, समाज को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य प्राचीन काल से करती रही है। उनके सामने उस समय चुनौतियां थी, बाधाएं भी थी और अनेक प्रकार की चुनौतियों और विघ्न बाधाओं का सामना करते हुए भी वे यात्राएं निकलती थी। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरा भारत आदिकाल से ही एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में रहा है। लेकिन जब राजनीतिक इकाइयां अलग अलग भी रही होंगी, तब भी इन धार्मिक यात्राओं में कोई प्रतिबंध लगाने का कोई दुस्साहस नहीं करता था, क्योंकि ये भारत की सनातन आस्था के साथ जुड़ी हुई यात्राएं थी और इन्होंने सदैव समाज को एकजुट होकर एकता के सूत्र में बांधने का और अखिल भारतीय एकात्मता का संदेश सदैव दिया है। और मैं देख रहा हूं कि भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों को उसी एकता के सूत्र के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास आज से 5 वर्ष पहले नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन ने इस लखनऊ में प्रारंभ किया था। 2019 में जब यात्रा प्रारंभ हुई होगी, उस समय एक उत्साह था, लोगों में एक उमंग था कि कैसे होगा, जानने की एक उत्सुकता थी। यह उस समय था जब प्रोफेसर MLB भट्ट जी KGMU के VC हुआ करते थे। KGMU देश का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान है और उस समय मैंने भी उनको इस बारे में कहा था कि हमें बलरामपुर सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि रही है, प्रारंभिक कर्मभूमि रही है और एक वहां के लोगों के मन में अटल जी के प्रति एक आत्मिक लगाव है। तो क्या KGMU का कोई सैटेलाइट सेंटर हम बलरामपुर जिले में बना सकते हैं? उन्होंने प्रयास भी प्रारंभ किया और उस दौरान जब बातें सामने आई बॉर्डर क्षेत्र की, वहां के लोगों की स्थितियों के बारे में, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में NMO ने इस यात्रा को महाराजगंज से लखीमपुर तक के इस विस्तृत भूभाग में निकालने का निर्णय लिया। यह वह क्षेत्र है जहां सीमावर्ती क्षेत्र में सीमा के प्रहरी के रूप में थारू जनजाति निवास करती है
थारू जनजाति दोनों ओर है, भारत में भी है और नेपाल की ओर भी है। साथ साथ एक तरफ उनकी गरीबी और बदहाली एक चुनौती, और दूसरी तरफ वहां पर बढ़ रहे कुछ नौधनाढ्य, यह भी अपने आप में एक चुनौती है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती। बनटांगिया, आप आश्चर्य करेंगे, ये समाज के दबे कुचले वे लोग हैं जिन्हें कभी ब्रिटिश कालखंड में 1905 से लेकर के 1920 के बीच में इन्हें तराई के क्षेत्र में, महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर में, बलरामपुर में, गोंडा में, बहराइच में, लखीमपुर खीरी में, गोरखपुर में और अन्य जनपदों में तराई के क्षेत्र में जंगल लगाने के लिए ब्रिटिशर ने उन्हें वहां बसाया और कहा कि तुम जंगल लगाओ, इसकी सुरक्षा करो, तुम्हें कोई मानदेय नहीं मिलेगा, लेकिन इतनी लैंड तुम्हें वहां पे खेतीबाड़ी करने के लिए देंगे। इस देश में आजादी का आंदोलन चला, ब्रिटिश इस देश को छोड़ने के लिए मजबूर हुए। 1947 में उन्होंने देश को आजादी मिली, लेकिन आपको आश्चर्य हो रहा होगा, बनटांगिया के लगभग 54-55 जो ये गांव हैं जिनमें हजारों लोग निवास करते हैं, इन लोगों को 1947 से लेकर के 2017 तक, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में नहीं बन गई, तब तक कोई भी अधिकार नहीं प्राप्त हुए थे। न वोटिंग राइट थी, न राशन कार्ड था, न वहां की कनेक्टिविटी थी, न वहां पर कोई सुविधा वहां प्राप्त हो रही थी। 2017 में जब हमारी सरकार बनी तो हम लोगों ने उनके बारे में सोचना प्रारंभ किया, अन्यथा उससे पहले वन विभाग के लोग उनका शोषण करते थे, पुलिस के लोग भी उनका शोषण करते थे, और उनके बीच में धीरे धीरे करके कुछ मशीनरी से जुड़े हुए लोग और कुछ वामपंथी लोग भी उनके बीच में घुस करके उनका ब्रेन वॉश करना प्रारंभ कर दिए थे। और उस दौरान जब सरकार आई, सरकार आने के बाद हम लोगों ने कहा कि नहीं, इनको सबसे पहले राजस्व गांव के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता है, और उन्हें राजस्व गांव के रूप में मान्यता दी गई। ये सभी 54 गांव आज सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित हैं। उनके वोटिंग राइट भी दी गई उनको। उन्होंने 2019 से अपना वोट देना प्रारंभ कर दिया है। कुछ लोगों ने 2022 में और कुछ लोगों को 2024 के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। उनके पास आज बिजली भी है, जिनके पास 1947 से लेकर 2017 तक कोई सुविधा नहीं थी, यानी एक भी पक्का घर नहीं था, फूस की झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर थे, तालाब का पानी पीने के लिए मजबूर थे, कोई बिजली नहीं, कोई राशन नहीं, कोई स्वास्थ्य की सुविधा नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई भी सुविधा उनको नहीं प्राप्त होती थी, आंगनबाड़ी नहीं, प्राइमरी स्कूल नहीं, कोई सुविधा नहीं होती थी। आज उन सभी सुविधाओं से उन्हें आच्छादित किया। सभी के पास मकान है, पक्के मकान है, सभी तक बिजली पहुंचाई गई है, सभी के लिए सड़क बनाई गई है, सभी के लिए वहां पर पेयजल की व्यवस्था दी गई है, आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की गई है, बेसिक शिक्षा स्कूल खोले गए हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के कुछ प्रयास हुए हैं, कुछ तक वहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, और जिनको पेंशन मिलना है उनको पेंशन की सुविधा, जिन्हें आयुष्मान का कार्ड मिलना, आयुष्मान की सुविधा, जिनको राशन कार्ड मिलना है उनको राशन के कार्ड की सुविधा, सभी प्रकार की सुविधाओं से इन्हें आच्छादित किया गया। और ऐसे ही जब गुरु गोरखनाथ सेवा न्यास के द्वारा यह यात्रा प्रारंभ की गई तो जमीनी धरातल की भी सभी जानकारियां मिली कि थारू जनजाति भी इसी प्रकार के भाव से ग्रसित है। और उसके बाद ही सरकार ने फिर पहले यात्रा के बाद जब कुछ हमें
डाटा मिले कि क्या क्या स्थिति है, वास्तविक स्थिति क्या है जमीनी धरातल की, तब हम लोगों ने फिर तय किया कि भाई थारू, मुसहर, कोल, गौड़, चेरो, सहरिया, बुक्सा, ये जितनी जनजातियां हैं, इन सभी जनजातियों को हम 100% सेचुरेट करेंगे, यानी सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करेंगे। इन्हें जिनके पास मकान नहीं मकान देंगे, जमीन नहीं जमीन का पट्टा देंगे, सभी प्रकार की सुविधाओं को देंगे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सभी लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो रही। नहीं तो 2017 के पहले इन क्षेत्रों में भूख से मौतें होती थी। हमें आभार व्यक्त करना चाहिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, सरदेव नानाजी देशमुख का और मेरे पूज्य गुरुदेव महंत वैद्यनाथ जी महाराज, जिन्होंने थारुओं के बीच में उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए छात्रावास और स्कूल की व्यवस्था की। मुझे याद है 2007 की एक घटना। 2007 में नेपाल में कृष्णानगर के अंदर एक भीषण संघर्ष चल रहा था, कई दिनों तक चल रहा था, समाचार पत्रों में आ रहे थे। तो मैंने हिंदू जागरण मंच के एक पदाधिकारी को फोन किया सिद्धार्थनगर में। राजदेव जी वहां हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा ये संघर्ष कैसे हो रहा है? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये माओवाद और मदेशियों के बीच में संघर्ष है। मैंने कहा माओवादी कौन है और मदेशी कौन है? तो उन्होंने मुझे बताया कि मदेशी हैं जो भारतीय मूल के लोग नेपाल की तराई में बसे हैं, और मैंने कहा माओवादी, उन्होंने कहा थारू जनजाति के लोग जो नेपाल के अंदर हैं वे सब माओवादियों की ओर से लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है काफी बड़ी संख्या में वहां हत्याएं हुई थी, काफी भयंकर खूनी संघर्ष हो रहे थे। तब मैं बलरामपुर। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर रियाद चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह ने क्या कुछ कहा है और उनके दौरे को लेकर क्या कुछ किया है, आपको चलिए बताते हैं। सकते हैं हम इस समय रियाद में पहुंच चुके हैं। सऊदी अरेबिया की राजधानी है ये, और जी हां, आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी इस समय कुछ ही क्षणों में यहां पहुंचने वाले। आप देखिए नजारा यहाँ पे, मैं चाहूंगा कि कृपया एक बार दिखाएं कि ये झंडे आप देख सकते हैं हमारे देश के, और खास तौर से इस देश के झंडे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जिसे हम कहते हैं, इनका और भारत देश का झंडा आपको दिख रहा है। ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि शहर सज चुका है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। जी हाँ, मैं चाहूंगा एक बार आप व्यू दिखाएं। ये यहाँ का व्यू है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये डेवलप हो चुका है पूरा शहर। इस शहर को आप देखिए, ये शहर आम शहरों जैसा नहीं है। जी हाँ, सऊदी अरेबिया जिसके बारे में अक्सर हम सुनते थे कि लोग यहाँ पे मक्का मदीना आते हैं, लोग यहाँ पे आते हैं जो खासतौर से मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनके लिए धार्मिक स्थल है, लेकिन ये एक डेवलप देश भी है। ये भी आपको दिखेगा। आप यहाँ से देखिए, सामने आपको यहाँ से बीच दिख सकता है। ये आप देखिए नजारा यहाँ से, खासतौर से रोड के उस पार, और ये सड़कें, यहाँ पे गाड़ियां, अत्याधुनिक गाड़ियां भी आपको यहाँ दिखती हुई, ये आपको चलती हुई दिख जाएंगी। जी हाँ, ये सऊदी अरेबिया की राजधानी यहाँ का नजारा है, और आप देख सकते हैं कुछ ही क्षणों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे। तमाम बड़े पहलुओं पे मुद्दा यहाँ होने जा रहा है। जी हाँ, ये तीसरी यात्रा है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, और इस तीसरी यात्रा से पूरा विश्व इस पूरे देश पर इस पूरी बैठकों को देखेगा। यहाँ के प्रधानमंत्री जो क्राउन प्रिंस हैं उनके साथ मुलाकात होगी। लगातार आपको हम अपडेट करेंगे और आपको हम बताते रहेंगे अपने लगातार अपडेट करके। तो वहीं नई दिल्ली में 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। सिविल सर्विस डे कई वजहों से बहुत विशेष है। इस साल हम अपने संविधान का 75वां वर्ष मना रहे हैं, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती का भी साल है। 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आप सभी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। उन्होंने
स्वतंत्र भारत की ब्यूरोक्रेसी की नई मर्यादाएं तय की थी। एक ऐसा सिविल सर्वेंट जो राष्ट्र की सेवा को अपना सर्वोत्तम कर्तव्य माने, जो लोकतांत्रिक तरीके से प्रशासन चलाए, जो ईमानदारी से, अनुशासन से, समर्पण से भरा हुआ हो, जो देश के लक्ष्यों के लिए दिन रात काम करे। आज जब हम विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये बातें और ज्यादा प्रासंगिक हो जाती हैं। मैं आज सरदार साहब के विजन को नमन करता हूं और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि भी देता हूं। साथियों, कुछ समय पहले मैंने लाल किले से कहा था कि आज के भारत को आने वाले 1000 साल की नींव को मजबूत करना है। एक हिसाब से देखें तो 1000 साल की सहस्त्राब्दी में पहले 25 साल बीत गए हैं। ये नई शताब्दी का 25वां साल है और नए मिलेनियम यानी नई सहस्त्राब्दी का भी 25वां साल है। हम आज जिन नीतियों पर काम कर रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, वो 1000 साल का भविष्य तय करने वाले हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यथा ही एकेन चक्रेण नरथस्य गति ही भवेत् एवं पुरुष कौर्ण बिना दैवम न सिद्ध्यति। यानी जैसे एक चक्र से रथ नहीं चल सकता है, उसी प्रकार बिना मेहनत के सिर्फ भाग्य के भरोसे सफलता नहीं मिलती। विकसित भारत के हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी विकास रथ के हर चक्र को मिलकर चलना है। दृढ़ प्रतिज्ञ होकर हर दिन, हर क्षण इस लक्ष्य के लिए काम करना है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीना है, जिंदगी खपानी है। साथियों, आज हम पूरी दुनिया को तेज गति से बदलते हुए देख रहे हैं। अपने परिवार में भी आप देखते होंगे कि परिवार में अगर 10-15 साल का बच्चा है और जब उससे बात करते हैं तो आप फील करते हैं आप आउटडेटेड हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि समय बहुत तेजी से बदल रहा है। हर 2-3 साल में गैजेट्स कैसे बदल रहे हैं। कुछ समझे सीखे उसके पहले नया आ जाता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे इन तेज बदलावों के साथ बड़े हो रहे हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी,
हमारा कामकाज, हमारी पॉलिसी मेकिंग भी पुराने ढर्रे पर नहीं चल सकती। इसलिए 2014 के बाद से देश में व्यवस्था परिवर्तन का एक बहुत बड़ा महायज्ञ शुरू हुआ है। हम इस तेज स्पीड के साथ खुद को तेजी से ढाल रहे हैं। आज भारत की एस्पिरेशनल सोसाइटी, भारत के युवा, भारत के किसान, भारत की महिलाएं, उनके सपनों की उड़ान आज जिस ऊंचाई पर है वो वाकई अभूतपूर्व है। इन अभूतपूर्व आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अभूतपूर्व गति भी आवश्यक है। आने वाले वर्षों में भारत कितने ही बड़े बड़े पड़ावों से गुजरेगा। एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े लक्ष्य, क्लीन एनर्जी से जुड़े लक्ष्य, स्पोर्ट्स से लेकर के स्पेस को लेकर, यानी ऐसे अनेक नए लक्ष्य हर सेक्टर में है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।